हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपको पता है वी आर डूइंग असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स फॉर योर इग्नू असाइनमेंट्स एंड वी आर ऑन टू MSO 003। हमने MSO 001 एंड 002 की जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट यू कैन फाइंड एंड वहाँ पे जाके आप जो MSO 001 है 002 है उसके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। MSO 003 का क्वेश्चन 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू क्वेश्चन 2। तो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन 2 और इस वीडियो के एंड में मैं एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी जहाँ पे आपको MSO 003 के सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस वन प्लेस पे मिल जाएंगे अलोंग विद अभी ऊपर आई बटन में एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ऐसे टिप्स भी बताओ जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। बिकॉज ऑफ कोर्स कंटेंट तो सभी हर कोई बच्चा लिख देता है एग्जाम में भी असाइनमेंट्स पे भी, बट कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स है इग्नू की जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। वो वीडियो ना कि सिर्फ आपको असाइनमेंट में हेल्प करेगी बट एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा वो वाली वीडियो आपको हेल्प करेगी, तो वो वाली वीडियो ज़रूर चेक करना भूलना मत। अब स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन हमें बात करनी है कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कल्चरल डिफरेंसेस है डायमेंशंस है वो कैसे चेंज हुई है सेम रही है क्या रहा है उसके बारे में इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन पहले जान लेते हैं क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब डिफरेंट सोसाइटीज इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कल्चरली एक इंटरकनेक्टेडनेस हमें देखने को मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड की, जहाँ पे जो एक्सचेंजेस हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर्स हो रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड एंड फाइनेंस है वो इंटर रिलेटेड इंटर चेंज हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। जो कल्चरल डायमेंशंस है ग्लोबलाइजेशन की जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं आइडियाज वैल्यूज ट्रेडिशंस लाइफस्टाइल ये सब एक्सचेंज होता है डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर। अभी जो प्रोसेस है जहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वैल्यूज ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल्स हो रहा है तो ये इस प्रोसेस की वजह से होमोजेनाइजेशन हमें देखने को मिला है, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ कल्चर्स वर्ल्ड वाइड, ये हम आगे आंसर में जानेंगे। तो जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को मेनली एनालाइज किया है थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडेंटिटी ट्रेडिशंस सोशल इंटरेक्शंस इन सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है या फिर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे कल्चरल होमोजेनाइजेशन की, दैट इज द स्प्रेड ऑफ अ ग्लोबल कल्चर। तो जब हम कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लोकल कल्चर्स हैं उन्होंने डोमिनेंट जो ग्लोबल कल्चर्स हैं उनके एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया है, जो कि वेस्टर्नाइजेशन और अमेरिकनाइजेशन भी बोला जा सकता है। ये मीडिया के थ्रू उनके गुड्स को यूज़ करना, फैशन वैसा ही कर लेना, लैंग्वेज उस जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट कर लेना या फिर उसको अपनी लोकल लैंग्वेज की बजाय वेस्टर्न लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना, तो ये सब कल्चरल होमोजेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। मतलब कि अपने कल्चर के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी वैल्यूज आइडियाज उनको अडॉप्ट कर लेना, तो उसको कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोला जाता है। अब यहाँ का एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने दिया है मैकडोनलाइजेशन। तो जो सोशोलॉजिस्ट ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ये थ्योरी है जो जॉर्ज रिट्जर ने की थी मैकडोनलाइजेशन के ऊपर। तो उन्होंने एक मैकडोनलाइजेशन टर्म निकाली थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है कल्चर का वो ग्लोबल फास्ट फूड चेन की थ्रू हो रहा है, जहाँ पे मैकडोनल्ड्स स्टारबक KFC इन सब ने ग्लोबली जो हमारी फूड हैबिट्स है उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया है। और जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स थी उनको टोटली रिप्लेस कर दिया है। मतलब कि अब जो लोग हैं वो ये साग रोटी नहीं खाना प्रेफर करते, वो बोलते हैं अरे चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं या फिर डोमिनोज चलते हैं स्टारबक्स चलते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल डाइट को रिप्लेस करना ये सिर्फ डाइट तक ही नहीं लागू था रिट्जर का काम। वो बोल रहे थे ये सिर्फ डाइट को चेंज नहीं करना है, ये हमारे कल्चर को चेंज करना है। तो यहाँ पे कल्चर जो ग्लोबल फास्ट फूड का था ये इनके द्वारा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब इंग्लिश को डोमिनेंट लैंग्वेज बना दिया है एजुकेशन में बिजनेस में डिजिटल कम्युनिकेशन में, जिसकी
वजह से जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा हम ये देखने को मिला है कि एक डिक्लाइन हो गया है जो नेटिव लैंग्वेज और डायलेक्ट्स हैं उनमें। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स लैंग्वेज कल्चर को दर्शाता है। और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को शो कर रहा है। ना क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है उसकी वजह से क्या है, जो इंडिजीनियस आइडेंटिटीज है, जो उनके ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं खो गए हैं, जिसकी वजह से जो इंडिजीनियस लोग हैं उनका कल्चर लेस डाइवर्स हो गया है। या फिर जो लोगों के जो पहले जो कल्चर्स के अंदर जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, जो रिचनेस देखने को मिलती थी, वो आज के टाइम पे नहीं है। अब सारे कल्चर सेम से ही हैं बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने वेस्टर्न जो आइडियाज है कल्चर के वो अपने कल्चर के अंदर अडॉप्ट कर लिए हैं। अब सेकंड आ जाता है हमारा कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स। जब हम कंप्लीट होमोजेनाइजेशन की बात करते हैं तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सपीरियंस करती हैं, जहाँ पे एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलता है वो लोकल ट्रेडिशन के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक न्यू कल्चरल फॉर्म क्रिएट हो जाती है। इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट किया है अर्जुन अपदराय ने, जहाँ पर उन्होंने एम्फोसाइज किया कि जो लोकल कल्चर्स हैं वो रीशेप कर लेते ग्लोबल इन्फ्लुएंस को और मेयरली उनको मतलब कि वो अपने अंदर उनको डाल लेते रैदर देन सिर्फ उनको कॉपी करने के बजाय। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अब जो इंडियन सिनेमा है वो वेस्टर्न फिल्म मेकिंग टेक्निक्स को अपना लेती है, म्यूजिक स्टाइल को अपना लेती है, थीम्स को अपना लेती है, बट वो जो अपना खुद का जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी उसको मेंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बात करेंगे तो उसने जो वेस्टर्न रोमांस है उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर डाल लिया था, अलोंग साइड जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज है उन्होंने वो भी दर्शाई थी इस मूवी के अंदर। ना सेकेंड एग्जाम्पल ले ले तो फ्यूजन कुजीन। अब जैसे डिशेस आ रही है कई सारी, तंदूरी पिज़्ज़ा, कोरियन टैकोस, ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है कलनरी के अंदर भी, फूड के अंदर भी। थर्ड एग्जाम्पल आ जाएगा के पॉप्स ग्लोबल अपील। अब जो वाइल के पॉप, कोरियन पॉप जिसको बोलते हैं, वो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोडक्शन स्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपना जो गाना है वो गाते कोरियन लैंग्वेज में है, डांस स्टाइल उनका कोरियन रहता है, जो कल्चरल थीम है वो उन्हीं की रहती है। तो ये एक जो हाइब्रिड कल्चरल प्रोडक्ट है, डिफरेंट कल्चर्स का जो मिक्सअप है, हमें ये देखने को मिलता है। अब क्रिटिक्स बोलते हैं कि कुछ आर्ग्यू करें कि जो कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन है ये कहीं ना कहीं डोमिनेंट कल्चर को फेवर करती है, जिसकी वजह से जो वीकर कल्चरल ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे कल्चरल रेजिडेंस एंड रिवाइवल का। जब हम बात कर रहे हैं कि भाई बहुत सारी सोसाइटीज ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रही है, उनके हिसाब वेस्टर्न आइडियाज के हिसाब से ढल रही है, लेकिन हर कोई सोसाइटी ने ग्लोबलाइजेशन को एक्टिवली या पैसिवली एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत सारी सोसाइटीज ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रेजिस्ट भी किया है ग्लोबलाइजेशन को। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है इसने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, कल्चर रिवाइवल मूवमेंट्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के द्वारा हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो फ्रांस के लैंग्वेज प्रोटेक्शन लॉज हैं, तो उन्होंने इंग्लिश को डोमिनेंस ना करने के लिए फ्रांस ने एनफोर्स कर दिए थे लॉ, जहाँ पे फ्रेंच रिक्वायर्ड थी अगर उनको कोई भी एडवर्टीजमेंट चलाना है, मीडिया में आना है या फिर एजुकेशन के लिए भी फ्रेंच मैंडेटरी बना दी थी, ताकि जो इंग्लिश है वो ओवर पावर ना करे फ्रेंच लैंग्वेज को विद इन फ्रांस। एग्जाम्पल टू में स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो स्वदेशी मूवमेंट ने इनकरेज किया इंडियंस को कि वो ब्रिटिश गुड्स को रिजेक्ट कर दे और अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाए रखे। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो अर्ली रेजिस्टेंस आ गई थी कल्चरल एम्पेरियलिज्म की टुवर्ड्स, तो ये हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा। ना थर्ड एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा इंडिजीनियस मूवमेंट। तो बहुत सारे इंडिजीनियस कम्युनिटीज ने भी एडवोकेट किया है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए, रिचुअल के लिए, नॉलेज के लिए वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट, उसके इम्पैक्ट के अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। अब जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने बात की जो
कल्चरल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी के भी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन जो एक्सेसिव नेशनलिज्म, जो एक्सेसिव अपने ही नेशन के बारे में बात करते हैं, उसकी वजह से जीनोफोबिया आ सकता है, जो कि रिजेक्शन मिल सकती है ग्लोबल एक्सचेंज के बेनिफिट्स के बजाय उनको कहीं ना कहीं हार्म या डीमेरिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जीनोफोबिया क्या होता है? जब एक जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है, उसको कोई भी बेनिफिट या फिर डीमेरिट्स, मतलब कि बेनिफिट के बजाय डीमेरिट ज्यादा उसको देखने को मिलते हैं, तो वो जीनोफोबिया, मतलब कि एलियनेशन वाली जो फीलिंग है वो आ जाती है। एलियनेटेड फील करेगा ग्लोबलाइज नेशन में कोई भी ऐसा नेशन है वो जो सिर्फ अपने आप में रहने की बातें करता है ना। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है, ये मैं आपको हर वीडियो के साथ बोलती हूँ, सिर्फ इसीलिए ही बोलती हूँ ताकि आप मिस ना करो मेरा भी ये पॉइंट और कोई भी आंसर आप विदाउट कंक्लूजन ना लिख के आओ। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जब हम कल्चरल डायमेंशन की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो वो सिर्फ एक सिंपल टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, जहाँ पे कुछ कल्चर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, वहीं पे जो कुछ कल्चर्स हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस से। और जो रिजल्ट है वो क्या है? जो वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और रेजिस्टेंस के साथ को एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे कि हमें एक ग्लोबल कल्चरल लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। अब इस कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम डाइवर्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को समझ सके, और जो मॉडर्नाइजेशन है उसके द्वारा हम इंश्योर कर सके कि हमारी जो लोकल ट्रेडिशन है वो ख़त्म ना हो जाए, बट जो हमारी जो कल्चरल एक्सप्रेशंस है वो ग्लोबली एनरिच हो सके, वो और भी ज़्यादा एनरिच हो जाए अलोंग विथ अदर एक्सपीरियंसेस, अलोंग विथ अदर ट्रेडिशंस, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से क्या जो कल्चरल डिफरेंसेस है या फिर जो कल्चरल वी कैन से डायमेंशंस है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर, वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर जानी। लेट मी नो कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आंसर कैसा लगा। एंड अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी वीडियो के, आपको लिंक चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँ, अगर आपके कोई डाउट कंफ्यूजन है वो क्लियर करूँ। एंड अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हैं रिलेटेड टू योर असाइनमेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। I'll see you very very soon with question 3. Till then, study well, study hard, and all the very best for your assignments.